नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 से अधिक कोरोना के नए मामले, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.72% हुई। भारत ने अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों की सराहना की जो नशे की लत खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन जारी किया। रोमानिया की सिमोना हालेप चोट लगने के कारण विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता से बाहर हुई और यूरो कप फुटबॉल में नॉकआउट चरण के पहले मैच में आज वेल्स का सामना डेनमार्क से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास से जुड़ा विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। वहीं सरकारी अधिकारियों ने इसकी प्रस्तुति दी। इसमें अयोध्या से जुड़े विकास के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है। अयोध्या को आध्यात्म और पर्यटन के एक बड़े केंद्र के साथ ही स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या हर भारतीय के लिए सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व रखता है। अयोध्या का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वो हमारी परंपराओं और विकास को ठीक ढंग से परिलक्षित कर सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या आध्यात्मिक महत्व रखने के साथ ही विशिष्ट भी है। ऐसे में भविष्य में इसकी आधारभूत संरचना में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपायों को तेज करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को वायरस की रोकथाम के उपायों को तेजी से अपनाने के लिए लिखा है। मुख्य सचिवों से कहा गया है कि प्रभावित जिलों और समुदाय समूहों में इस संक्रमण को रोकने के तत्काल उपाय किए जाएं। साथ ही लोगों के एक स्थान पर जमा होने और आपस में मिलने जुलने को नियंत्रित किया जाए तथा व्यापक परीक्षण, संपर्क का तुरंत पता लगाने और टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों के सैंपल निर्धारित प्रयोगशाला तक तुरंत भेजे जाएं ताकि प्रभावी नैदानिक उपाय किए जा सकें। देश में अब तक कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 50 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि वायरस की ये नई वेरिएंट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाई गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस बिंदु पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना घातक है और कितनी तेजी से फैल सकता है। उधर ब्रिटेन में 35,204 लोगों में नए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या में 46% की बढ़ोतरी हुई है। अभी कुल 1,11,157 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हैं। ब्रिटेन के जन स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मौजूदा कोविड रोधी टीके इस वेरिएंट पर प्रभावी हैं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि नया वेरिएंट पहले से अधिक घातक है या इस पर वैक्सीन का असर नहीं है। ब्रिटेन में 117 लोग अब तक डेल्टा वेरिएंट के शिकार हो चुके हैं। इनमें 8 लोग 50 वर्ष से कम उम्र के थे।
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि देश भर में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस के ज्यादा संक्रामक होने या गंभीर बीमारियों का कारण बनने की आशंका नहीं है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 8 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50% से ज्यादा मामले पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए इसके सब लीनिएज को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहा जाएगा। कोई भी एडिशनल म्यूटेशन जो डेल्टा वेरिएंट में है, उसको एक प्लस के साइन से डिनोट किया जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्लस का मतलब कोई ज्यादा तीव्रता से ट्रांसमिशन बढ़ेगा या कोई ज्यादा सीवियर डिजीज करेगा, ऐसा कुछ इसमें ये प्लस नहीं इंगित करता। आज की तारीख हम देखें जहां पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस है, 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की रफ्तार तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 64,000 से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान इसके 48,000 नए मामले भी सामने आए हैं। कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.97% हैं और इसमें लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 17,000 से अधिक की कमी आई है। दैनिक और साप्ताहिक स्तर पर पॉजिटिव मामले भी कम हो रहे हैं। पॉजिटिव मामलों की साप्ताहिक दर 2.97% है, जबकि दैनिक स्तर पर यह 2.79% है। लगातार 19वें दिन कल पॉजिटिव मामलों की दर 5% से नीचे बनी हुई है। कोविड से ठीक होने वालों की संख्या लगातार 44वें दिन नए मामलों से अधिक बनी हुई है। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 96.72% हो गई है। अब तक देश में 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही समय रहते संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविड जांच का काम भी तेजी से हो रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया है कि कल देश भर में 17,45,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। अब तक देश में 40 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विज्ञान संस्थान के बेंगलुरु परिसर में स्थित संक्रामक रोग अनुसंधान केंद्र में कोविड-19 टीका जांच केंद्र को धनराशि उपलब्ध कराई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह नया जांच केंद्र शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के लिए वैक्सीन, एंटीवायरल सामग्री और उपकरणों की जांच करेगा। भारतीय विज्ञान संस्था में स्थित वायरल बायोसेफ्टी लेवल 3 व्यवस्था SARS-CoV-2 वायराणु के बदलते स्वरूप का अध्ययन करता है। शरीर में कोविड संक्रमण के पश्चात पैदा होने वाले एंटीवायरस की जांच की जाती है। अब बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा दिए गए आर्थिक मदद से इस केंद्र में अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इससे वैक्सीन और SARS-CoV-2 से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया और एड्स वायरस पर खोज होगी और उसके रोकथाम के लिए आवश्यक टीका बनाने में मदद मिलेगी। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे और कुछ रोगियों में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस नए संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने की आशंका है। संक्रमण के फैलाव, फेफड़ों की कोशिकाओं पर हमले की क्षमता और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कम प्रभाव के कारण ये वेरिएंट बहुत खतरनाक माना जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में टीकाकरण अभियान और तेज हो गया है। केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करके और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान का विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 60,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड रोधी टीका ही महामारी से लड़ने में एक प्रभावशाली उपाय है। इससे संक्रमण का मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 करोड़ 17 लाख से अधिक मुफ्त टीके उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 45 लाख से भी अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि 19,10,650 वैक्सीन राज्यों और प्रदेशों को भेज दी गई है, जो उन्हें अगले 3 दिनों में मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने के काम में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बुरहानपुर जिले में एक गुलाबी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसमें अधिकतम कामों की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। चुनाव के वक्त आमतौर पर आपने पिंक पोलिंग बूथ सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रशासन के द्वारा पिंक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। नगर निगम उपायुक्त सलीम खान बताते हैं कि यहां बस्ती में कोरोना टीका लगाने के लिए आमंत्रित करने से लेकर टीकाकरण केंद्र में पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन, राइटिंग वर्क और टीका लगाने के लिए भी महिलाओं को ही तैनात किया गया है। यहां तक कि टीकाकरण कार्य में लगे पुरुष अफसर कर्मचारियों के अलावा किसी भी पुरुष की एंट्री इस पिंक वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं दी गई है। हमने ये सोचा कि जो हमारी पर्दे वाली महिलाएं हैं और जो लेडीज हैं, जो जेंट्स के सामने आने से थोड़ा सा भी वो झिझकती हैं, उनकी झिझक निकालने के लिए और उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वैक्सीन के लिए हमने ये पिंक बूथ का यहाँ पर कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये बनाया है। इतना ही नहीं, यहाँ मजदूर और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के नजदीक भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। त्रिपुरा में 18,31,000 लोगों ने कोरोना रोधी टीका लगवा लिया है। ये कुल जनसंख्या का लगभग 80% है। राज्य मिशन निदेशक सिद्धार्थ शिव जायसवाल ने बताया कि अब तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगा दिया गया है। इनमें से 73% ने टीके का दूसरा डोज भी ले लिया है। तेलंगाना ने 1 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में कल शाम तक कुल 1 करोड़ 5,33,358 कोविड रोधी टीके लगाए गए। असम सरकार ने कामरूप जिले में लॉकडाउन के समय में शाम 4 बजे तक की ढील दी है। इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। हालांकि गोलाघाट जिले के ग्वालपाड़ा, बिश्वनाथ, मोरीगांव और बोकाकहट सब डिवीजनों में सोमवार से सप्ताह भर तक पूरा लॉकडाउन रहेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंता ने बताया कि कामरूप जिले में दुकानें अब दिन में 1 बजे की बजाय 3 बजे तक खुली रह सकेंगी। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन लोगों की सराहना की जो समाज से इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए किया गया इस तरह का हर प्रयास बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन में अंधकार, विनाश और तबाही लाता है। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ही चिंता के विषय पर मैंने चर्चा की है। श्री मोदी ने सभी लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारियां साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराने और नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे की आदत किसी भी तरह सही नहीं ठहराई जा सकती। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग
ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती जारी रखेगी। उन्होंने देश को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए। निदेशालय के अधिकारियों के अनुसार अनिल देशमुख और उनके बेटे को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्होंने निदेशालय को पत्र भेजकर बताया कि वे एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे। निदेशालय ने कल इस सिलसिले में नागपुर और मुंबई स्थित अनिल देशमुख के आवास की तलाशी ली थी। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सचिन वाजे मामले में अनिल देशमुख के आवास की तलाशी ली थी और प्रवर्तन निदेशालय ने उनके निकट सहयोगी के नागपुर आवास तथा कार्यालय में छापेमारी की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने इस वर्ष मार्च में अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 से अधिक कोरोना के नए मामले, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.72% हुई। भारत ने अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों की सराहना की जो नशे की लत खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन जारी किया। विंबलडन टेनिस में रोमानिया की सिमोना हालेप चोट लगने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं और यूरो कप फुटबॉल में नॉकआउट चरण के पहले मैच में आज वेल्स का सामना डेनमार्क से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का कल ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। इसके तहत अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए 25 पिनाका रॉकेट दागे गए और ये सभी लक्ष्य पर सटीक बैठे। नए पिनाका रॉकेट से 45 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के नए संस्करण का भी चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इसके तहत 4 रॉकेट एक साथ दागे गए और वे सब अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन दोनों रॉकेटों के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उद्योग जगत दोनों को बधाई दी है। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में कोंकण रेल मार्ग पर उक्सी और भोके स्टेशनों के बीच रेल सेवाएं बहाल हो गई हैं। हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर जाने के बाद सुबह से ही इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए पर्यटन निदेशक की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास के साथ आज औपचारिक बातचीत करेंगे। श्री जयशंकर अपने 2 देशों की विदेश यात्रा पर कल रात ग्रीस पहुंचे। वहां के विदेश मंत्री ने डॉक्टर जयशंकर का स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध में ग्रीस एक महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री ग्रीस के बाद इटली भी जाएंगे, जहां वे G20 समिट के लिए आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। G20 समिट इस साल इटली में अक्टूबर में आयोजित होगा। सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
वित्त मंत्रालय ने हर व्यक्ति के लिए अपने आयकर विवरण और पैन आवंटन संबंधी आवेदन में आधार संख्या को लिखना अनिवार्य कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान करने की समय सीमा भी बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक होमगार्ड कर्मी बोरसिंह बे को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया है। बोरसिंह बे हाल में कार्बी आंगलोंग में एक बस की तलाशी के दौरान 12 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाएं पकड़ने के कारण चर्चा में आए थे। जिस व्यक्ति से ये पदार्थ बरामद हुए उसने बोरसिंह को रिश्वत देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इसके लिए बोरसिंह की प्रशंसा की और उन्हें इनाम स्वरूप 1 लाख रुपए दिए। राज्य मंत्रिमंडल ने भी बोरसिंह की पदोन्नति कर उन्हें राज्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया। आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। वित्तीय कार्रवाई बल के ताजा फैसले का मतलब होगा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक संस्थाओं से निवेश और सहायता के रूप में वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में कोई राहत नहीं मिलेगी। FATF ने पेरिस में एक वर्चुअल सत्र में पाकिस्तान द्वारा निर्धारित कार्रवाई के अनुपालन के बारे में एशिया प्रशांत समूह की रिपोर्ट की समीक्षा की। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बकाया मुद्दों का शीघ्र समाधान तलाशने पर सहमत हो गए हैं। पिछले साल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई सहमति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दोनों पक्षों ने गतिरोध के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह सैनिकों को हटाने के परस्पर स्वीकार्य हल तक पहुंचने के उद्देश्य से राजनयिक और सैन्य तंत्र के माध्यम से संवाद और संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। रोमानिया की सिमोना हालेप पैर में चोट लगने के कारण इस वर्ष की विंबलडन प्रतियोगिता से हट गई हैं। विश्व की नंबर 3 खिलाड़ी 29 वर्षीय हालेप को मई में रोम में इटालियन ओपन प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में चोट लगी थी। चोट के कारण उन्हें फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता से भी हटने के लिए बाध्य होना पड़ा था। हालेप ने 2019 में विंबलडन प्रतियोगिता जीती थी। कोरोना महामारी के कारण 2020 में प्रतियोगिता नहीं हो सकी थी। एम्स्टर्डम में आज यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मैच में वेल्स और डेनमार्क आमने सामने होंगे। वेल्स ने इससे पहले स्विट्जरलैंड के साथ ड्रॉ मैच खेला है और तुर्की के साथ मैच में 2-0 से जीत हासिल की है। 16 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल चरण में पहुंची हैं। ये हैं वेल्स, डेनमार्क, इटली, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, बेल्जियम, पुर्तगाल, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन और यूक्रेन। कल 2 मैच खेले जाएंगे। इटली का मुकाबला ऑस्ट्रिया से और नीदरलैंड का चेक गणराज्य से होगा। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब केवल 27 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली श्रृंखला में आज महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के संबंध में जानकारी दी जा रही है। असम के गोलाघाट में 2 अक्टूबर 1997 को जन्मी लवलीना ने अपनी बहनों के साथ अपना करियर किक बॉक्सर के रूप में शुरू किया था। उनकी 2 बड़ी बहनों लिचा और लीमा किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, लेकिन लवलीना ने मुक्केबाजी को अपनाने का फैसला किया। संडे के दिन पापा पेपर में मिठाई पैकिंग करके लाया था। पेपर में मोहम्मद अली के बारे में थोड़ा सा लिखा था, तो पापा ने पहली बार मोहम्मद अली के बारे में वो स्टोरी बताया था। तभी पहली बार बॉक्सिंग के बारे में जानी थी।
वाल्टरवेट श्रेणी में उन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। लवलीना पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने 2017 के एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसी वर्ष एस्ताना में हुए प्रेसिडेंट्स कप में भी उन्होंने कांस्य जीता। असाधारण खेल प्रदर्शन को देखते हुए लवलीना को 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की मालियेवा को हराकर पहली बार ओलंपिक में प्रवेश किया है। उच्चतम स्तर पर लगातार खेलने के बावजूद लवलीना स्वर्ण जीतने के लिए संघर्षरत हैं। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि इसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है उसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूं। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में उनके सेमीफाइनल से आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं मिला है। फिर भी वो टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटी हैं। मैं अभी थोड़ा सा इनसाइड खेलने की भी कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा बॉक्सर आ सकता है जिसके साथ मैं इनसाइड खेलना पड़ेगा। स्टॉप्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। कोचेस हमारा इतना अच्छा है कि सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। लवलीना पहला स्वर्ण जीतने के लिए हर संभव तैयारी कर रही हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब फिल्म निर्माता यश जौहर की पुण्यतिथि पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। फिल्मों की दुनिया चमत्कारों की दुनिया है। यहाँ ऐसा भी हो जाता है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कौन सोच सकता था कि मिठाई की दुकान पर बैठने वाला लड़का एक दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शंस के संस्थापक यश जौहर की। आज इनकी पुण्यतिथि है। यश जौहर का जन्म 6 सितंबर 1929 को लाहौर में हुआ था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद इनका परिवार दिल्ली आ गया। यहाँ आकर इनके पिता ने मिठाई की एक दुकान खोली और उस पर बिठा दिया यश जौहर को। लेकिन यश को ये काम जरा भी पसंद नहीं था। उनकी माँ ने बेटे की सहायता की। यश बम्बई आ गए और यहाँ काम की तलाश और हालात ने इन्हें पहुँचा दिया जानी मानी फिल्म अभिनेत्री मधुबाला के पास। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1962 में ये सुनील दत्त के अजंता आर्ट्स प्रोडक्शन से बतौर असिस्टेंट जुड़ गए। इसके बाद ये देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स से जुड़े। 1976 में इन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और उसका नाम रखा धर्मा प्रोडक्शंस। इस बैनर तले पहली फिल्म बनी दोस्ताना, जिसे डायरेक्ट किया राज खोसला ने। फिल्म जबरदस्त हिट रही। इसके बाद इसने कई उतार चढ़ाव देखे। 1998 में यश जौहर के बेटे करण जौहर ने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और फिल्म बनाई कुछ कुछ होता है, और इसके बाद लगभग बंद हो चुका धर्मा प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। इसके बाद इसने फिल्में कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। 26 जून 2004 को 75 साल की उम्र में यश जौहर का मुंबई में निधन हो गया। बॉलीवुड के निर्माता यश जौहर की छवि कुछ ऐसी है कि उनकी बनाई हर फिल्म आज भी दर्शकों को याद आती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अयोध्या विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्र ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा। देश में पिछले 24 घंटे में 48,000 से अधिक कोरोना के नए मामले, स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.72% हुई। भारत ने अब तक 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों की सराहना की जो नशे की लत खत्म करने के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन जारी किया। विंबलडन टेनिस में रोमानिया की सिमोना हालेप चोट लगने के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। और यूरो कप फुटबॉल में नॉकआउट चरण के पहले मैच में आज वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।